लीनियर प्रोग्रामिंग का एक और उदाहरण ले रहे हैं। अभी तक हमने मैक्सिमाइजेशन के उदाहरण लिए हैं, अब हम उद्देश्य फलन को मिनिमाइज करने का एक उदाहरण ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मिनिमाइज z इक्वल टू 12x1 प्लस 8x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये दो स्ट्रक्चरल कांस्टेंट हैं, संरचनात्मक प्रतिबंध है। और नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन में हम देखते हैं कि x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक सेट फॉर्मेट होता है, या तो उद्देश्य फलन मिनिमाइज होगा या मैक्सिमाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसमें हम मिनिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम हमने ली है। अब सबसे पहले तो हम डमी वेरिएबल्स मूक चर डालेंगे, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, तो ऐसे में यहाँ पे जो मूक चर के रूप में सरप्लस जो वेरिएबल हैं वो तो घटाए जाएंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़े जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगी प्रॉब्लम। तो ऐसे में प्रॉब्लम हो गई, उद्देश्य फलन में जो बदलाव आएगा मिनिमाइज z इक्वल टू 12x1 प्लस 8x2। अब देखिए आप 0 इंटू S1, सरप्लस का जो कोफिशिएंट है 0 है, 0 प्लस 0 इंटू S2 प्लस उद्देश्य फलन में मिनिमाइज है इसलिए जुड़ेगा, ये ध्यान रखना, प्लस m इंटू a1 आर्टिफिशियल वेरिएबल है और a2 भी आर्टिफिशियल वेरिएबल, प्लस m इंटू a2। और जैसा मैंने पहले बताया था कि m बहुत बड़ा है, m इज़ वेरी वेरी लार्ज। और प्रतिबंधों में क्या बदलाव आएगा, संरचनात्मक प्रतिबंध बदल के 2x1 प्लस 2x2। अब इसमें ध्यान रखना, स्लैक वेरिएबल नहीं है, ये सरप्लस वेरिएबल है, तो सरप्लस वेरिएबल घटाया जाएगा माइनस S1 प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल जुड़ेगा a1 इक्वल टू 6। और दूसरा जो है संरचनात्मक प्रतिबंध वो हुआ 3x1 प्लस x2 माइनस S2 जो सरप्लस वेरिएबल घटाया है प्लस a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ा है इक्वल टू 7। x1 x2 s1 s2 a1 a2 ये सारे के सारे जो है ये इच्छित चर और मूक चर धनात्मक हैं, शून्य या शून्य से अधिक है। ये हमारी प्रॉब्लम हो, हमने इसमें एक तरह से इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमने सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल के, यानी डमी वेरिएबल्स डाल के, मूक चर डाल के इस प्रॉब्लम को इस तरह से लिख लिया। अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएं इसके साथ में। तो सिंप्लेक्स टेबल का तो वही सेट तरीका है, एक कॉलम स्टेज के लिए एक बड़ा कॉलम लेंगे जिसमें बेसिस और कांस्टेंट सीजे। ठीक है, अब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल से अपनी बात को शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए बेसिस में a1 a2 और इनके कोफिशिएंट्स जो है उद्देश्य फलन में m दोनों के, m इंटू a1 है m इंटू a2 है, तो इसलिए m है। ठीक है ना। कांस्टेंट जो है संरचनात्मक प्रतिबंधों में हमारे 6 और 7 हैं, तो 6 और 7 लिख लिया। अब यहाँ देखिए हमारे पास में जो वेरिएबल्स हैं a1 a2 s1 s2 x1 x2, उद्देश्य फलन में इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ये देखिए। अब a1 का कोफिशिएंट m है, इसका गुणांक है जो a2 का भी m है, s1 का 0 है, s2 का 0 है, x1 का 12 है, x2 का 8 है। तो हमने लिख लिया m m 0 0 12 8। ठीक है, बाकी हम संरचनात्मक प्रतिबंधों में जो चरों के गुणांक हैं उनको एज इट इज लिख लें। अब a1 पहले में है, पहले प्रतिबंध में पहले में 1 लिखा है, दूसरे में नहीं है, 0 हो गया। a2 पहले में तो है नहीं तो 0, दूसरे में है तो 1 लिख दिया। अब s1 देखो आप, ये सरप्लस है, यहाँ है पहले में लेकिन
गुणांक क्या है, -1 है तो -1 लिख दिया, दूसरे में है नहीं तो 0 लिख दिया। फिर S2 पहले में नहीं है इसलिए 0, और दूसरे में है लेकिन गुणांक -1 है तो -1 लिख दिया। x1 और x2 2 3 पहले में x1 और 2 1 ये लिख दिए। इस तरह से हमने एक सिंपलेक्स टेबल की फर्स्ट स्टेज जो है हमारी, उसमें अभी तक वैल्यू रखी है, क्लियर नहीं की है, बाकी तो है अभी क्लियर करना। अब हम ZJ निकालते हैं। ZJ तो आपको पता ही है कैसे निकलेगा। इस A1 के जो गुणांक है इसको 6 से इससे मल्टीप्लाई, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो m इंटू 6m, और m इंटू 7m, 6m प्लस 7m 13m। ठीक है, इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए, जोड़ दीजिए। यहाँ m, फिर यहाँ m, यहाँ पे -m, यहाँ पे भी -m, और यहाँ देखिए 2m और 3m 5m, यहाँ पे आएगा इस स्तंभ में 2 और 1 3m 3m आ गया। ठीक है, अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, इकाई मैट्रिक्स बन रहा है 1 0 0 1। भाई हम अगर इकाई मैट्रिक्स से शुरू करते हैं अपनी टेबल को तो इससे हमारे लिए हल की प्रक्रिया आसान हो जाती है, और कई चरण बढ़ने की बजाय हम 2 या 3 स्टेज में ही अपना अनुकूलता हल प्राप्त कर लेते हैं, सामान्य तौर पे ऐसा है। तो इसलिए हम शुरू करें, हमारी कोशिश रहनी चाहिए ये। ZJ आ गया। अब CJ माइनस ZJ, CJ के जो ये हैं तो m माइनस m बराबर 0, m माइनस m बराबर 0, 0 माइनस m बराबर m, 0 माइनस m बराबर m, 12 माइनस 5m बराबर 5m, 12 माइनस 5m, 8 माइनस 3m बराबर 8 माइनस 3m। अब यहाँ ध्यान दें, हम मिनिमाइज कर रहे हैं उद्देश्य फलन को, क्योंकि पहले उदाहरणों में तो हमने मैक्सिमाइज किया था, यहाँ मिनिमाइज कर रहे हैं। जब मिनिमाइज कर रहे हैं तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू हमें देखनी है, अधिकतम ऋणात्मक मूल्य। अब देखो इसमें अधिकतम ऋणात्मक मूल्य 12 माइनस 5m होगा, ध्यान रहे। कारण क्या है कि m बहुत बड़ा है, इसलिए तो ये जो स्तंभ है ये वाला x1 वाला, ये इनकमिंग होगा। x1 इनकमिंग वेरिएबल हुआ, इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा। और अब हम अनुपात निकालें। इनकमिंग तो हमने तय कर लिया, आउटगोइंग भी निकालना है हमें, तो इसके लिए अनुपात निकालें। अनुपात निकालने का तरीका आपको पता ही है। 6, भाई ये जो स्तंभ है ये संख्याएं हैं संबंधित, इनकमिंग जो वेक्टर के संख्याएं हैं, इससे जो कांस्टेंट हैं इनमें भाग देंगे इनका। 6/2 बराबर 3 और 7/3 बराबर 7/3। अब कौन सा देखिए, इसमें 6/2 बराबर 3 होता है और 7/3 बराबर 2.33, तो छोटा कौन सा है? न्यूनतम अनुपात, धनात्मक अनुपात हमें चाहिए। धनात्मक में कह रहा हूँ, न्यूनतम धनात्मक अनुपात कौन सा है? ये 7/3 है। तो ये हुआ पाइवट एलिमेंट, और ये आउटगोइंग जो रो हो जाएगी या आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा A2। A2 तो चला जाएगा और इसकी जगह x1 आ जाएगा। ये पाइवट एलिमेंट हुआ, और इसके सामने, ठीक सामने ये जो है 2 है। ये ध्यान रखना, ये काम आएगा हमारे। अब हम निकालते हैं सबसे पहले जो हमारे पास इनकमिंग है वेरिएबल, उससे संबंधित मान निकालने होते हैं। x1 ले लिया साहब। अब इसका गुणांक क्या है? देखो ये रहा 12, तो 12 लिख दिया। अब ये बदलेगा, इसमें ये सारी संख्या बदल जाएंगी। अब इनमें पाइवट एलिमेंट का भाग देंगे हम। 7 में 3 का भाग, 0 में 3 का भाग, 1 में 3 का भाग, 0 में, और इन सब में 3 का भाग लग जाएगा। जो ओरिजिनल वैल्यू या पुरानी संख्या है उसको पाइवट एलिमेंट से विभाजित करके नई संख्या प्राप्त होगी। इनकमिंग वेरिएबल के लिए है, इनकमिंग रो के लिए है ये बात। 7/3
और इसमें 0/3 तो 0, 1/3, फिर 0, फिर -3, नहीं -1/3 सॉरी, और 3/3 तो 1 हो जाएगा, और 1/3 ये लिख दिए साहब। ठीक है, अब ये क्लियर बचा क्या, इसकी वैल्यू अब हमें निकालनी है। वही तरीका पिछली बार वाला, अब कोई बदलाव नहीं है, बस जो बदलाव होने थे हो चुके हैं। A1 जो हमारे पास है वेरिएबल, M इसका गुणांक है, अब यहाँ से बदलेगा 6 - 2 गुणा 7/3 तो 14/3, 6 × 18 - 14/3 तो 18 - 14 बराबर 4 हो गया, 4/3 तो 4/3 आ गया। नीचे आप करिए इस चीज़ को, एक टेबल के नीचे आप जगह ले लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो मैंने तो कर रखा है यहाँ, आप समझ लेना। यहाँ कहाँ गया, इसमें दिख नहीं रहा, खैर इसमें नहीं है, यहाँ कर लेना आप, आपके लिए ठीक रहेगा। मैंने 4/3 1 माइनस, अब ये निकालना है, 1 ये वैल्यू है मूल वैल्यू, -2 गुणा 0 तो 1 आ गया। 1 - 2 गुणा 0 बराबर 1, फिर 0 - 2 गुणा 1/3, 0 - 2 गुणा 1/3 तो 2/3, माइनस का तो मैंने लिख दिया -2/3, -1 -2 गुणा 0 तो -1, 0 - 2 गुणा -1/3 तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा तो +2/3 हो गया। 2 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 0। ये 0 हो ही, ये ध्यान रखना, ये हर बार ऐसा ही होगा, हर जगह जब भी इससे चलेगी। 2 माइनस 2 गुणा 1/3 तो 2/3, 2 - 2/3 3 6 -2 तो 4/3 ये लिख दिया साहब। ये A1 जो चर है, ये वाली रो है, इसके जो संख्या है, इसके मान है, मूल्य इस तरह से आएंगे। अब फिर ZJ निकालिए। ZJ जब निकालेंगे तरीका वही है, इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये 12 × 7/3, 12 × 7 = 84/3 तो 28 है, या 3 × 4 = 12, 7 × 28 आ जाएगा। 28 + 4/3 ये इसका आ गया। यहाँ M, यहाँ -2/3 M, ये माइनस का है और ये प्लस का 4 होगा तो 4 - 2/3, -2/3 + 4 भी लिख सकते हैं आप, कैसे ही कर लीजिए। ये -M, भाई ये -M है, तो ZJ में मैंने ये गलत कैसे कर दिया, ये -M होगा भाई, इसको आप देखना, ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा M। ठीक है, अगले आइए, 2/3 M और -4 + 2/3 M लिख दिया साहब। 0 12 और 4/3 M, 4/3 M और प्लस 12 गुणा 1/3 तो 4, 4 + 4/3 ये ZJ आ गया। CJ - ZJ में देखिए, देखो ये चिन्ह है जो, ये मेरा गलत है, ये माइनस का चिन्ह होना चाहिए यहाँ पे इसको। अब मैंने कोई गलती कर दी क्योंकि ये इससे गुणा होगा ना 1 से, -1 से, ये माइनस हो जाएगा। खैर आप करेक्शन कर लेना ये। अब CJ - ZJ हमें निकालना है, तो आइए CJ में M है, M में से M गया 0, M में से माइनस, अब ये होएगा -4 माइनस चिन्ह बाहर है, इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा 2/3 M, तो M + 2/3 M, 3
m प्लस 3+2 यानी 5/3m हो गया, -4 + 5/3m। भाई मैं बस इतना सा कर रहा हूँ इन गुणांकों में से, और ये जेड जे के गुणांक घटा रहा हूँ। अब ये क्योंकि यहाँ गलती हुई थी तो ये गलती यहाँ तक आ रही है। 0 ये m माइनस का था यहाँ, ये इसलिए इसको, ये माइनस का था यहाँ प्लस का हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी -4 + 2/3m, ये इसमें से माइनस हो रहा है तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 4 - 2/3m, 12 में से 12 0, 8 में से 4 - 4/3m। अब हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान रहे ये धनात्मक है, ये प्लस है, इसलिए इसको तो भूल जाओ। हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, अधिकतम ऋणात्मक मूल्य। आप देखो 4/3 बड़ा है या 2/3 बड़ा है? भाई 3 × 6 = 18, तो ये बड़ा है 4/3, -4/3। तो -4/3 वाला जो है, ये वाला x2 वाला, ये इनकमिंग वेरिएबल हो गया x2, इनकमिंग वेक्टर हो गया। इनकमिंग हो गया तो अब गुणांक अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकाल 4/3 बटा में 4/3 = 1, और 7/3 भाई भाग देंगे ना इसमें, बस यही तो है। 7/3 बटा में 1/3 = 7। अनुपात न्यूनतम धनात्मक चाहिए, न्यूनतम धनात्मक मूल्य क्या है? 1 है, तो ये पाइवट एलिमेंट हो गया। और इससे संबंधित ये जो चर है ये आउटगोइंग हो गया। x2 एंटर कर रहा है और a1 बाहर जा रहा है। सबसे पहले जो एंटर कर रहा है उसको लिखिए, x2 लिख दिया। x2 का गुणांक यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दिया। अब इसको निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे? इसमें पाइवट एलिमेंट का भाग दे दो। 4/3 बटा में 4/3 हर बार देना पड़ा तो 1 आ गया। 1 बटा में 4/3 = 3/4, -2/3 बटा 4/3, तो ये हो गया -1/2, -1 बटा में 4/3 तो -3/4, 2/3 बटा में 4/3 तो 1/2, 0, इसका 0 हो जाएगा। 4/3 बटा में 4/3 = 1 हो गया। इसके वैल्यूज ये हो गए, इसके मान ये निकल जाएंगे। इससे संबंधित जो x1 है उसके मान अब निकालने का तरीका आपको पता है। ये बार बार हर स्टेज पे मैं बोलूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, फिर भी चलो यहाँ एक बार और बताता हूँ। अब कैसे निकाला ये? 7/3 ये है, -1/3 गुणा 1, 7/3 -1/3, नहीं, रुकिए। हाँ, तो x2 के जब हम, अब क्योंकि वैल्यूज बदल जाए, x2 की तो हमने निकाल ली यहाँ पे, x2 इसमें एंटरिंग x2 आ गया, x2 की सारी वैल्यू निकाली। x1 की हम निकाल रहे हैं, और x1 की जब निकाल रहे हैं तो x1 की देखिए कैसे निकालेंगे। 7/3 -1/3 गुणा 1। अब 7/3 -1/3 तो बचा क्या? 6/3 = 2 आ गया। इसी तरह से सारे निकलेंगे। देखिए फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी एक और निकाल देता हूँ, 1-2 निकालूंगा बस, ज़्यादा नहीं। अब इसके निकालिए यहाँ, तो 0 - 1/3 गुणा 3/4। अब 1/3 गुणा 3/4, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/4 आ गया, और माइनस का है तो -1/4 लिख दिया सब। अब हम इसकी निकालें, इसकी 1/3 की, ये तो निकाल चुके हैं ना पूरी, तो ये तो लिख ही दी। 1/2, 1/3 की निकाल रहे हैं। 1/3 माइनस ये जो पाइवट एलिमेंट के सामने ठीक सामने है वैल्यू, -1/3 गुणा -1/2। अब 1/3 माइनस का 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस का हो जाएगा तो 1/6। तो किस में से?
1/3 माइनस 1/6 बराबर 1/2 आ गया। इसी तरह से सारे निकल जाएंगे। और जब हम निकाल लेंगे तो x1 की वैल्यूज, अब zj निकालें। zj आपको पता ही कैसे निकालना है। इसको इस पंक्ति के सभी से अलग अलग गुणा कर दीजिए और इसको 12 को इस पंक्ति के प्रत्येक मूल्य से गुणा कर दीजिए और संबंधित कॉलम का जोड़ कर लीजिए। 8 गुणा 1 प्लस 12 गुणा 2 बराबर 32। 8 गुणा 3/4 प्लस 12 गुणा 1/4, चूंकि चिन्ह माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ऐसे में 3 आएगा। 8 या 24/4 तो 6, 12/4 6 माइनस 3 बराबर 3 आ गया ना। इसी तरह से ये कर लेंगे तो 3 2 माइनस 3 माइनस 2 12 और 8, ये zj आ गया। अब देखो cj माइनस zj निकालना है। आपके ध्यान होगा cj में a1 का जो कोफिशिएंट है m है m-3 और a2 का भी m है m-2। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो सरप्लस वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 है। 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 तो 3 प्लस का होगा। फिर यहाँ s2 का भी 0 माइनस 2, ये प्लस का 2 हो गया। और 12 माइनस 12 और 0, 8 माइनस 8 बराबर 0। अब देखो इसमें cj माइनस zj, इसमें कोई भी ऋणात्मक मूल्य है क्या? कोई नहीं है। कारण क्या है कि m तो बहुत बड़ा है, इसलिए तो ऋणात्मक है ही नहीं। m में से थोड़ा सा हिस्सा गया है माइनस का, ठीक है। चूंकि थर्ड स्टेज है ये हमारी, थर्ड स्टेज में जब हम देखते हैं cj माइनस zj में कोई भी मूल्य ऋणात्मक नहीं है, ऐसे में उद्देश्य फलन का मैंने लिखा है मान जो है अनुकूलतम हो रहा होगा। cj माइनस zj में कोई भी ऋणात्मक राशि नहीं है, तो यहाँ उद्देश्य फलन का मान अनुकूलतम हो रहा है या न्यूनतम होगा। यह अनुकूलतम या सर्वोत्तम हल की स्थिति है। यहाँ पे z क्या है, z इक्वल टू 32 है और x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 1 है। ये आपके आंसर होंगे। तो इस तरह से हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।